Hello students, class 8th. I was teaching you a chapter Making of the National Movement. तो here I taught you कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया और द ब्रिटिश ने ये आर्ग्यू किया कि फॉर डिवाइडिंग बंगाल को डिवाइडिंग करने के पीछे से उसका जो मोटिव था, रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए इसने ऐसा किया था। व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? प्रशासनिक सुविधा का क्या अर्थ है? कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट क्लियरली इट वॉज क्लोजली ट्राई टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। क्लोजली टाई करना चाहते, जो इंटरेस्ट था ब्रिटिश अधिकारियों का और बिजनेसमैनों का। इसमें हम देख सकते हैं इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग नॉन बंगाली लोग जो थे बंगाल में, उनको रिमूव करने के बदले एरिया फ्रॉम प्रोविंस, गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल। गवर्नमेंट ने क्या किया? ईस्ट बंगाल को ही सेपरेट किया एंड मर्जेड इट विद द आसाम, और इसको आसाम के साथ मिला दिया। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव जो था वेयर द कर्टेल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली, जो बंगालियों का प्रभाव था पॉलिटिशियंस में एंड स्प्लिट करना था बंगाली लोगों को। पार्टीशंस की अगर हम बात करें बंगाल के, जैसा कि मैंने बताया लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। इन्फ्लुएंटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में, भारत में आक्रोशित हुए लोग। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस जो थे मॉडरेट, जो उदारवादी मॉडरेट थे, नरम दल जो और गरम दल जो थे, दो भागों में जो बटा था, मॉडरेट एंड रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल अपोजिट। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए एंड वेर ऑर्गेनाइज एंड नोवेल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड द स्ट्रगल द अनफोल्ड केम टू बी नोन एज अ स्वदेशी मूवमेंट। और इस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए, ऑर्गेनाइज नोवेल मेथड्स जो थे ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड केम टू बी नोन एज अ स्वदेशी मूवमेंट। और जो स्ट्रगल था दैट अनफोल्ड, जो स्ट्रगल था अनफोल्ड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना गया, क्योंकि जो बंगाल पार्टीशन था उसको लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट के रूप में सरकार का अपोज किया। स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ बंगाल में बट इट इक्वल्स एल्सवेयर टू। डेल्टिक जो थे, आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वाज नोन एज वंदे मातरम। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से प्रसिद्ध था। जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 की घटना बता रहा हूं, जब कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था, तो यहाँ पर लोगों के द्वारा मूवमेंट चलाए गए, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, जबकि ब्रिटिशर्स कह रही थी कि उन्हें क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्हें प्रॉब्लम थी। स्वदेशी मूवमेंट सोच टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड इनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। उन्होंने एक स्व सहायता का जो आइडिया था उसको इनकरेज किया। स्वदेशी इंटरप्राइज नेशनल एजुकेशन जो थी एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया इसमें लोगों के द्वारा। टू फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटिश संस्थाएं थी इसका बहिष्कार किया गया एंड गुड्स का। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। कुछ जो मिली जुले इन व्यक्तिगत जो लोग थे ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया रिवॉल्यूशनरी वायलेंस का एंड वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। जो रिवॉल्यूशनरी वायलेंस थे, क्रांतिकारी हिंसा जो थी, नेसेसरी थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन को अगर सत्ता से बाहर करना था तो कहीं ना कहीं से रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी हिंसा थी वो बहुत ज़रूरी थी। ओपनिंग डिकेट्स की अगर हम बात करें तो 20वीं सेंचुरी में वेर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड, जो मुस्लिम जमींदार थे उनका जो ग्रुप था, नवाब फॉर्म्ड ऑल इंडिया, और जो नवाब थे
जमींदार और नवाबों ने क्या किया, जो मुस्लिमों का एक समुदाय था, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका में 1906 में। लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, दो भागों में बांट दिया, उसको इस लीग ने सही ठहराया। इट डिजायर, जो उनकी जो इच्छा थी, सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन चाहते थे। अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट, और इस तरह से जो डिमांड थी गवर्नमेंट ने कंसीड की इन 1909 में। सम सीट्स इन काउंसिल, काउंसिल में कुछ सीटें रखी गई थी, अब वो मुस्लिम व्यक्ति के लिए रिजर्व रखी गई, हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। दिस टेम्प्टेड politicians to gather a following by distributing favor to their own religious groups। और इस तरीके से जो टेम्पेटेड यानी जो आक्रोशित जो नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, गैदर और फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर टू देयर ओन रिलीजियस, अपने ही धार्मिक ग्रुप को उन्होंने फेवर दिया। और मीन वाइल द कांग्रेस स्प्लिट, 1907 में स्प्लिट कहते हैं विभाजन होना, 7 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो मॉडरेट थे अपोज करने लगे, यूज और बॉयकॉट करने लगे। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, वे ये महसूस करते थे कि इन्वॉल्व जो यूज ऑफ फोर्स है वो शायद जरूरी है। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के विभाजन के बाद दे केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट, मॉडरेट लोगों के द्वारा डोमिनेट किया गया, डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विथ तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड से फॉलोइंग कर रहे थे। तो टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर, और इसीलिए 1915 में जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 7 में, 1915 में दोबारा से क्या हो गया है, एक हो गए, टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड। 1915 में ये ग्रुप रीयूनाइटेड हो गए। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और उसके अगले साल जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उन्होंने साइन किया हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट में, एंड डिसाइड टू वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करने का निश्चय किया फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, देश में एक प्रतिनिधित्व वाली सरकार के लिए। इन दोनों जो दो भागों में स्प्लिट हुई थी कांग्रेस, रीयूनियन बने वो, और फाइनली इन दोनों ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ काम करने का निश्चय किया। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, और किस तरीके से जो राष्ट्रवाद देश प्रेम की भावना थी उसकी ग्रोथ हुई, मास मोबिलाइजेशन हुआ। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट। 1919 के बाद जो स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट, धीरे धीरे एक क्या हुआ, वो बहुत बड़ा, मास कहते हैं बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया इसने। इन्वॉल्विंग, जिसमें पीजेंट्स थे, ट्राइबल थे, आदिवासी जो लोग थे, स्टूडेंट थे, वुमेन इन लार्ज नंबर, ओकेजनली एंड फैक्ट्री वर्कर थे एज वेल। इट मीन ऑल द सेक्शन ऑफ द ग्रुप participated in the movement against the Britishers। certain जो बिजनेस थे ग्रुप्स टू began to actively support the Congress in 1920। तो कई बार हम देखते हैं जो कई सारे बिजनेस ग्रुप थे, जो व्यापारिक समूह थे, टू बिगेन, वो भी क्या करने लगे, एक्टिवली सपोर्ट, कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे 1920 में। वाई वॉज दिस सो, आखिर ऐसा क्यों था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, जो पहला विश्व युद्ध था इसने क्या किया, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो भारत की थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। और उसके बाद इट लेड ए ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, और जो रक्षा खर्चे थे डिफेंस के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, वो क्या हो गए, उसमें तेजी से बढ़ने लगे, रक्षा से रिलेटेड जो खर्चे थे। द गवर्नमेंट इन ए टर्न इंक्रीज टैक्स, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर टैक्स भी बढ़ा दिए, और इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट, और इस तरीके से जो इनकम थी और जो बिजनेस प्रॉफिट था उस पर इफेक्ट पड़ा, लोगों की इनकम पर, इनकम के अकॉर्डिंग और बिजनेस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स लगा दिया, आप ये मान सकते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा
इनकम थी उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और जो मिलिट्री के खर्चे थे वो बढ़ा दिए। और जो डिमांड थी वॉर के लिए, युद्ध के टाइम पर आर्मी पर्सन्स के लिए भोजन सामग्री भेजी जाती थी, उनके लिए जूते वगैरह, उनके लिए बैग, उनके लिए कपड़े, ये सारे चीज़ें बनाई जाती थी, हथियार बनाए जाते थे। तो जो ये एक्सपेंडिचर था मिलिट्री के लिए वो बढ़ गया। एंड डिमांड फॉर वॉर सप्लाई, और जो युद्ध की सामग्री थी उसकी आपूर्ति जो थी शार्प प्राइस, तेजी से बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए, क्रिएटेड ग्रेट, जिसके कारण क्या हुआ, कॉमन पीपल के लिए बहुत ही मुश्किलें हो गई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इंडिया से आर्मीज के लिए फूड, क्लोथ और अदर चीज़ें, नेसेसिटी चीज़ें भेजी गई, जिस कारण से यहाँ पर लोगों में बहुत सारी हार्डशिप, परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो बिजनेस ग्रुप थे रीप्ड फेबुलस प्रॉफिट, उन्होंने इस युद्ध से बहुत ही ज़्यादा अपार धन कमाया, लाभ कमाया। एज यू हैव सीन चैप्टर 7 में, जो वॉर क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, जिस तरह से ये वॉर शुरू हुआ था उसमें क्या हुआ, इस वॉर के कारण एक जो मांग थी इंडस्ट्रियल गुड्स की वो ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जूट के बैग थे, आर्मी पर्सन के लिए जूट के बैग, कपड़े, रेल्स, एंड कॉज अ डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। और यही वो वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अदर कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट जो था वो तेजी डिक्लाइन होने लग गया था। इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री इन डिक्लाइन, एंड इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। और भारतीय जितने भी उद्योग थे, क्योंकि इंग्लैंड से, अमेरिका से यहाँ पर टेक्सटाइल हो गया, कपड़े जो थे और अदर फूड प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर नहीं आ रहे थे, आना बंद हो गए थे। उस समय यहाँ पर यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आई कैन से दैट द इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अप। Indian industries expand during the war and Indian business groups began to demand greater opportunity for development। और इस तरह से जो बिजनेस ग्रुप थे वो क्या करने लगे, डिमांड करने लगे ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। उनके पास एक महान अवसर था, ज़्यादा अवसर था विकास के लिए। दिस वॉर, इस लड़ाई ने क्या ऑल्सो लेट ब्रिटिश को एक मौका दिया एक्सपेंड। ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब भाई अगर युद्ध था तो युद्ध में ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बड़ी सेना चाहिए थी, आर्मी। तो विलेजेस, तो गांव वाले थे, गांव में प्रेशराइज, उनको प्रेशराइज किया गया, गांव वालों को गांव में प्रेशराइज किया गया, दबाव डाला गया कि वो क्या करें, सप्लाई सोल्डर्स फॉर एन अलाइन कॉज। एक अलाइन कॉज के लिए, एक विदेशी कारण के लिए, अलाइन कॉज के लिए यहाँ से इंडियन विलेजों से लोगों को ले जाके आर्मी में भर्ती किया जाता था। लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, इसमें कई ज़्यादा मात्रा में जो सिपाही थे वेर सेंट टू सर्व अब्रॉड, उनको विदेश में सेवा के लिए भेजा गया। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर, इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो युद्ध के बाद वापस आ गए सही सलामत। विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे, एक इस समझ के साथ कि विथ इम्पेरियलिस्ट पावर वे, जिससे कि जो इम्पेरियलिस्टिक जो आउटर शक्तियां हैं किस तरह से वो क्या कर रही थी, एक्सप्लोइटिंग द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही थी, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। एंड विद ए डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल, और इसी डिजायर के साथ, इच्छा के साथ भारत में क्या हुआ, जो कॉलोनियल उपनिवेशिक शासन था इसका विरोध हुआ। फर्दर मोर अगर हम बात करें 1917 में देयर वॉज ए रिवॉल्यूशन इन रशिया, रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ। न्यूज अबाउट पीजेंट्स, किसानों के बारे में जो खबर थी। एंड वर्कर्स, जो श्रमिक थे उन्होंने स्ट्रगल किया। आइडिया ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का विचार था, सर्कुलेट हुआ। और इंडियन जो देश प्रेमी थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनमें एक इंस्पायरिंग हुआ, उनको प्रोत्साहन मिला। इस तरह से अगर हम बात करें द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी की, इट इज इन दी सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में जो महात्मा गांधी थे हमारे भारत में, इमर्ज्ड एज ए मास लीडर, एक बड़े लीडर के रूप में इमर्ज मतलब उभरे। एज यू मे नो, जैसा आप जान सकते हैं, गांधी जी एज्ड 46,
गांधी जी जब 46 की एज के थे तब वो भारत में पहुंचे, यानी कि गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, कानून की पढ़ाई के लिए वो साउथ अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को 46 की एज में वो भारत में आए साउथ अफ्रीका से। हैविंग लेड इंडियन इन दैट कंट्री नॉन वायलेंट, हैविंग लेड इंडियंस जो थे इन दैट कंट्री में इन नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट रेशियल रिस्ट्रिक्शन, और इस तरह से हम कह सकते हैं जो इंडियन दैट कंट्री में जो नॉन वायलेंट का मार्चेज किए थे अगेंस्ट रेशियल जो नक्सलवाद हम कह सकते हैं, रंग विरोधी रेशियल रिस्ट्रिक्शन जो थे, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्ट, पहले से ही वो वहाँ एक रिस्पेक्टेड लीडर के रूप में इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी पहचान बना चुके थे महात्मा गांधी। इस साउथ अफ्रीकन कैंपेन, उनका जो साउथ अफ्रीका का कैंपेन अभियान था, हैज ब्रॉट हिम इन कांटेक्ट विद वेरियस टाइप ऑफ इंडियंस, उनको कई तरह के भारतीयों के संपर्क में ला दिया था। यानी कि गांधी जी के साउथ अफ्रीका के मूवमेंट से उन्हें गांधी जी को कई तरह के इंडियंस लोगों के बीच में ला दिया था, उनके संपर्क में आ गए थे कई प्रकार के लोग, कई अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग कल्चर को अपनाने वाले लोग थे जो भारत में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पारसीज हो एंड क्रिश्चियंस हो, गुजराती हो या तमिल हो, नॉर्थ इंडियंस हो एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड द वर्कर्स। So finally, as I taught you about the Mahatma Gandhi he arrived in India on 9 January 1915 at the age of 46 from the South Africa. So here the Gandhiji already became a very popular in South Africa and he fought against the racial discrimination in Africa. So he already became an international leader. महात्मा गांधी स्पेंट इज फर्स्ट ईयर इन इंडिया, गांधी जी ने जो पहला साल था इंडिया में कैसे बिताया, ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश। अब भारत में तो कई लंबे समय बाद यहाँ पर आ रही थी ना 46 की एज में, तो यहाँ पर उन्होंने पूरे भारत में परिस्थितियों को, सिचुएशन को जानने के लिए पूरे भारत में घूमे, वो लोगों को जानना चाहा, उनकी आवश्यकताएं क्या थी, ओवरऑल पूरे सिचुएशन स्थिति का जायजा लिया, ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। दिस अर्ली ईयर्स अगर हम बात करें, इंटरवेंशन वॉज इन लोकल मूवमेंट जो था इन चंपारण। तो जब गांधी जी यहाँ पर आ गए, एक साल तक उन्होंने यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रैवल किया इंडिया में और कई लोगों से मिले और उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, तो जो लोकल मूवमेंट था यहाँ पर चंपारण जो था बिहार में, चंपारण इज इन बिहार, तो बिहार और खेड़ा और अहमदाबाद ये 3 जगह ऐसी थी। अगर हम चंपारण की बात करें तो इंडिगो जो नील की खेती की जाती थी यहाँ चंपारण के किसान के द्वारा, उसमें उनको मजबूर किया जाता था और उन्हें लार्ज पार्ट हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था और टैक्स भी देना पड़ता था। तो जो पीजेंट्स थे वो इसके लिए एग्री नहीं थे, तो गांधी जी ने भारत में आके 1917 में चंपारण में बिहार में पहला अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद खेड़ा में चलाया गुजरात में, फिर अहमदाबाद में चलाया। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वो अपने बोनस के लिए मांग कर रहे थे, उसके लिए चलाया। तो यहाँ पर जो 3 मूवमेंट्स गांधी जी ने चलाया, तो अहमदाबाद में जो मूवमेंट चलाया उसमें कहा जाता है कि गांधी जी की वो पहली भूख हड़ताल थी। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के कांटेक्ट में आने से और वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में आने से गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया इन अहमदाबाद। लेट सक्सेसफुल मिल वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, सक्सेसफुल मिल वर्कर्स, क्योंकि वो बोनस की डिमांड कर रहे थे और जो मिल वर्कर्स थे वो किसी भी सूरत में वर्कर्स को ज़्यादा बोनस देने के फेवर में नहीं दिखते थे। 1918 में जो हुआ था, लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल, हम जानेंगे जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था 1919 एंड 1922 में। अगर हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं भारत में, तो हमें यह पता चलता है कि इन 1919 में गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह। गांधी जी ने एक आह्वान किया सत्याग्रह के लिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था। अब जो ये रॉलेट एक्ट था, इसके तहत किसी भी भारतीय को सस्पेक्ट के बेस पे गिरफ्तार किया जा सकता था और ना उस पर कोई मुकदमा चलता था, ना कोई वकील हायर कर सकते थे। तो बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको कितनी भी अवधि के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो गांधी जी ने इसको काला कानून कहा कि अरे भाई किसी भी इंडियंस को पकड़ के जेल में डाल देना कितने समय के लिए भी बिना उस पर मुकदमा चलाए।
तो द एक्ट का फंडामेंटल राइट, ये जो एक्ट था ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे एज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था एंड स्टैंड पुलिस पावर, इससे क्या हो रहा था, हमारे जो एक्सप्रेशन करने की फ्रीडम थी उसको छीनता था और पुलिस की शक्ति को स्ट्रेंथ ताकत देता था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड द अदर फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैज नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल बेसिक फ्रीडम। इन लोगों ने, गांधी जी एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, अदर फेल, उन्होंने ये महसूस किया कि गवर्नमेंट के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि टू रिस्ट्रिक्ट पीपल, वो पीपल को रिस्ट्रिक्ट करे, उन्हें रोक दे, उनके बेसिक फ्रीडम से उन्हें रोक दिया जाए। इस तरीके से दे क्रिटिसाइज, उन सभी लोगों ने इस एक्ट की क्रिटिसाइज की, आलोचना की। डेविलिश, इसे दानों वाला कानून का दाम एंड ट्राइनिकल। गांधी जी आज द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 19, गांधी जी ने लोगों से क्या कहा, टू ऑब्जर्व करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसक अपोजिशन हुआ इस एक्ट के अगेंस्ट। ह्यूमिलाइजेशन एज ए प्रेयर, एक मानव के अगेंस्ट एक ह्यूमिलाइजेशन माना इसको, एंड हड़ताल करी देश भर में और सत्याग्रह सभा की गई और एक मूवमेंट शुरू किया गया। तो रॉलेट एक्ट भी ऑल नो की रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था जिसके तहत किसी भी इंडियंस को सस्पेक्ट के बेस पर अनलिमिटेड टाइम के लिए गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। एंड इट वाज अ ब्लैक लॉ, गांधी जी कॉल इट अ ब्लैक लॉ का इसे। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।